आज के लेक्चर में हम सोलेनोइड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से निकाल लिया। उसके बाद हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। फिर एक आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। उसके बाद हमने सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ठीक है, तो हमने अलग अलग सिनेरियो में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। तो ऐसे ही एक हम जो नया सिनेरियो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सोलेनोइड है। ठीक है, सोलेनोइड एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ऐसे मानो कि ये एक हमने इंसुलेटिंग रोड लिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या किया, एक वायर को ऐसे कल कर दिया। तो ऐसे करके वायर हमने ऐसे वायर लपेट दिए, बहुत सारी ऐसे कॉइल्स लपेट दिए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये एक सोलेनोइड हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि ये जो ब्लू कलर में है ये एक इंसुलेटिंग रोड है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, रेड वाला जो वायर है इसको मैंने ऐसे करके लपेट दिया है। और रेड वाले वायर के एक पॉइंट को मैंने एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और वायर के दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये क्या होगा कि ये जो लाल वाला जो वायर है ये एक कंप्लीट सर्किट बना देगा। तो इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो इसमें हुआ क्या कि एक ये पेन था, इसके अंदर मैंने क्या किया, कॉइल्स को ऐसे ऐसे करके रोटेट कर दिया और बहुत सारे कॉइल मतलब बहुत सारे टर्न्स मैंने रोटेट कर दिए। ठीक है, ये जो पेन है, ठीक है, इस पेन की लेंथ है एल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर इस पेन को मुझे सोलेनोइड बनाना है तो मैंने कॉइल इसके ऊपर रोटेट कर दिए बहुत सारे। तो इस पेन का जो लेंथ है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो लेंथ ऑफ सोलेनोइड कितना हो गया, एल हो गया। और ये पेन का ये साइड में इसका क्रॉस सेक्शनल जो रेडियस हो जाएगा, ये जो रेडियस हो जाएगा, तो ये क्या है, सोलेनोइड का रेडियस कहलाता है। तो ठीक है, हमने इसको क्या बोला, आर को क्या बोला, रेडियस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, ये जो सोलेनोइड था इसमें मैंने बहुत सारे टर्न्स क्या किए, इसको रोटेट किए, बहुत सारे टर्न्स इसके ऊपर लपेटे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं इसको बोल दूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड इज़ एन। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके पैरामीटर्स हो गए। और सोलेनोइड में कितना करंट मूव कर रहा है, इस बैटरी की वजह से, बैटरी है, इस वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें करंट मूव कर रहा है आई। तो करंट इन सोलेनोइड इज़ आई। तो क्या है कि जो सोलेनोइड है इसका डायमेंशंस हो गए कि इसका लेंथ हो गया एल और इसका रेडियस हो गया आर। तो ये होता क्या है कि अब किसी भी वायर से करंट मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हमें क्या करना है, इस सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कि सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और सोलेनोइड के बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसको दोबारा से इसको अगर समझें तो ऐसा है कि इसमें जो है कि कॉइल्स ऐसे लपेटे हुए, ठीक है, तो जो करंट होगा वो भी ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको हमने ऐसे शो किया है कि करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो आपको हर वायर में आई करंट मूव करते हुए नज़र आएगा। कि जैसे ये जो येलो कलर का जो एरो है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है कि करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर घूमता जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से, और फिर करंट बाद में बाहर निकल जाएगा। तो हर करंट अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हम सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पहले उसका देखते हैं कि उसका पैटर्न कैसा बनता है। तो हमने क्या किया कि अगर इसको देखा जाए तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको ना ये जो पेन है इसको ऐसे हाफ में कट कर देता हूँ। कि एक सिलेंडर है, उसको उसके डायमीटर के अबाउट उसको कट कर दो ऐसे। तो अगर उसको ऐसे शो करोगे तो ऐसे नज़र आएगा कि ये जो ब्लू कलर है ये हमारा सोलेनोइड हो गया। ठीक है, तो इसमें भी जो ब्लू कलर है वो सोलेनोइड है और इसको मैंने क्या किया, डायमेट्रिकली इसको कट किया है। तो मैंने ये 3D वाले ऑब्जेक्ट को 2D में बनाया है। ठीक है, अब इसमें जो ये येलो डॉट है, यहाँ पे जो येलो कलर है वो करंट को शो करता है। तो यहाँ पर भी जो ये येलो डॉट्स हैं ये करंट को शो कर रहे हैं। इसमें अगर देखें तो ये जो करंट ऐसे मूव कर रहा है तो एकदम सोलेनोइड के टॉप पॉइंट पे करंट ऐसे मूव कर रहा होगा और सोलेनोइड के बिल्कुल बॉटम वाले पॉइंट पे करंट ऐसे मूव कर रहा होगा। तो टॉप वाले पॉइंट पे करंट इस तरफ आ रहा है और बॉटम वाले पॉइंट पे करंट उस तरफ जा रहा है। अगर मैंने इसको ऐसे कट कर दिया और इसको अगर मैं यहाँ से साइड से देखूँगा तो ऐसा होगा कि एक ऊपर वाले पॉइंट पे मुझे, इस वाले पॉइंट पे मुझे करंट अपनी तरफ आते हुए नज़र आएगा और यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जाते हुए नज़र आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया कि इस सोलेनोइड को मैंने ऐसे कट कर दिया। फिर इसको यहाँ देख रहे हैं तो जो टॉप वाला पॉइंट है उस पर करंट मुझे कैसे नज़र आएगा कि इस वाले पॉइंट पे अगर इस वाले कॉइल को देखें, सिर्फ इस वाले कॉइल को देखें तो यहाँ पर करंट मुझे अपनी तरफ बाहर आते हुए नज़र आएगा। तो इस वाले करंट को मैंने ऐसे डॉट से शो किया है। ऐसे ये वाला करंट भी बाहर आते हुए नज़र आएगा ऐसे। तो इस वाले पूरे सेगमेंट में मुझे जो करंट है वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर दिखेगा ऐसे बाहर की तरफ। और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा कि जो भी करंट है वो ऐसे घूम के बिल्कुल ऐसे नीचे चले जाएगा, तो इनटू प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो इस वाले कॉइल में भी यहाँ पर इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो ये वाला जो भी करंट है इस वाले सेगमेंट में जो भी करंट होगा वो मुझे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर नज़र आएगा। तो मैंने उसको किससे शो किया है, क्रॉस से शो किया है।
तो हुआ क्या कि ये जो ब्लू वाला है ये तो हो गया सोलेनोइड, और जो येलो कलर है ये मुझे करंट का डायरेक्शन शो करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इनसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। देखो कि यहाँ पर जो करंट है वो ऐसे है, बाहर आते हुए नज़र आएगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे, अगर इस वाले पॉइंट को देखें तो इस वाले पॉइंट पे करंट मुझे ऐसे बाहर आते हुए नज़र आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कैसे बनेगी, करंट ऊपर है तो फिंगर से ऐसे जाएगा, तो इस वाले पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर कॉइल नज़र आएगा, सर्कुलर में चलते हुए नज़र आएगा। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर है वो हमें क्या बताता है, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे ऐसे घूम जाएगी, इस वाले डायरेक्शन में घूम जाएगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाले करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा सर्कुलर कॉइल, और इसमें जो डायरेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाएगा और डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रीन कलर है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करते हैं इससे। ठीक है, इस वाले करंट के हिसाब से देखते हैं, तो इसमें क्या है कि करंट ऐसे नीचे जा रहा है इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो अगर करंट नीचे जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। तो इस क्रॉस वाले करंट के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो ये वाला डायरेक्शन कुछ ऐसे आया। अब इन वाले डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो कि हमने टॉप पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया, ये बॉटम वाले पॉइंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया। अब देखो ये जो अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो इसमें देखो कि ये जो भी कॉइल है ये ऐसे मूव कर रहा है, इसमें जो करंट है वो ऐसे मूव कर रहा है। तो सर्कुलर टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से निकालते हैं, जिसमें करंट के डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, फिंगर के डायरेक्शन से शो करते हैं, तो थंब का डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो इसमें क्या है कि करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो मतलब करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो हमने इसको फिंगर्स को ऐसे रोटेट किया तो थंब का डायरेक्शन इधर आया। मतलब पहले कॉइल की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे इस वाले डायरेक्शन में। सेकंड कॉइल में भी जो है करंट ऐसे ही मूव करेगा, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। थर्ड कॉइल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। फोर्थ, तो जितने भी कॉइल्स हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड एडअप होते जाएंगे। तो ये सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे स्ट्रेट लाइंस बनना शुरू होती हैं। और इसका जो डायरेक्शन कैसे आएगा, करंट ऐसे, तो फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया तो ये वाला डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का आया। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, तो हमें डायरेक्शन पता चल गया। करंट ऐसे मूव कर रहा है तो हमने फिंगर्स को ऐसे रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आया। बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर जाएगी तो फिर घूम के वापस इसी पॉइंट से अंदर आएगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करके ऐसे जा रही है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो ये वाला जो है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड घूम के ऐसे जा रहा है तो ऐसे, ऐसे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के वापस इधर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाते हैं। तो ये लो, ये जो ग्रीन कलर है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अगर हम इसको ऐसा देखें कि ये जो हो गया ये फाइनाइट सोलेनोइड हुआ। फाइनाइट सोलेनोइड उसको बोलते हैं जिसमें लेंथ और रेडियस जो होते हैं वो कंपेरेबल होते हैं। जैसे लेंथ बोल दिया 10 मीटर हो गया, तो रेडियस 1 मीटर, तो 1 मीटर 10 मीटर कंपेरेबल है, तो इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सोलेनोइड। ये अगर 1 मीटर हो गया तो ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या ये भी 1 मीटर हो गया। तो अगर लेंथ और रेडियस एक दूसरे के कंपेरेबल होंगे तो उनको फाइनाइट सोलेनोइड बोलते हैं। और फाइनाइट सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आता है, ये डायग्राम आता है वो कुछ ऐसा आता है। तो इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सोलेनोइड। तो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ ऐसा नज़र आता है। अगर हम इसमें देखें सोलेनोइड के अंदर, सिर्फ अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगभग लगभग स्ट्रेट लाइंस में चलती है, और जैसे ही एंड की तरफ आती है तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल होना शुरू हो जाती है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड जब जाएगी तो ऐसे घूम के वापस दूसरे एंड से नज़र आएगी। तो ठीक है, तो हम ऐसा बना सकते हैं कि ओवरऑल कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, एंड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं, और फिर ये घूम के बाहर से आता है। तो अब जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलेनोइड की वजह से, तो हम ये वाला डायग्राम थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो हम हमेशा क्या करेंगे
कि जो सोलेनोइड होगा उसमें सबसे पहले हम कॉइल्स देखेंगे, कॉइल्स में करंट कैसे मूव कर रहा है, फिर उसको क्या करेंगे, सोलेनोइड के ऐसे दो पार्ट में डायग्रामेटिकली कट कर देंगे, चाहिए ऐसे कट कर दो चाहिए ऐसे कट कर दो। तो डायग्रामेटिकली इसको ऐसे कट कर देंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा कि एक पॉइंट से जो करंट है वो बाहर की तरफ नज़र आएगा, तो दूसरे पॉइंट से करंट अंदर जाते हुए नज़र आएगा, तो उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये हो गया सोलेनोइड। सोलेनोइड के कुछ पैरामीटर क्या होते हैं कि लेंथ ऑफ सोलेनोइड एन हो गया, उसमें जो भी हमने कॉइल को हमने टर्न किया है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाते हैं, एन हो जाते हैं। तो हम एल और एन के टर्म में बात ना करके हम करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम स्मॉल एन बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, जिसमें आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सोलेनोइड, और आई होता है जो इस सोलेनोइड में करंट मूव कर रहा है। तो ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सोलेनोइड की वजह से। तो हमें क्या करना है कि एक जो सोलेनोइड है उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सिस पे, वो फाइंड आउट करना है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड। तो फाइनाइट सोलेनोइड हम बोल रहे हैं, इसका मतलब जो है लेंथ ऑफ सोलेनोइड और जो रेडियस ऑफ सोलेनोइड है ये दोनों कंपेरेबल है, ठीक है, उसके लिए हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ये एक सोलेनोइड है, ठीक है, इसमें करंट मूव कर रहा होगा, तो लेट्स से इसमें जो भी करंट मूव कर रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है कि यहाँ से डॉटेड में है करंट, और यहाँ पे करंट ऐसे क्रॉस में जा रहा है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आती है कि ठीक है, यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा और यहाँ पर करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, इस एक्सिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब एक्सिस पे पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, तो लेट से मैंने पॉइंट की पी मान लिया, तो पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये फाइनाइट सोलेनोइड है, तो इसके लिए अगर ये पी पॉइंट है तो ये पी पॉइंट इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सोलेनोइड का रेडियस हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आर है या इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और सोलेनोइड का एक एंड एंगल बनाता है थीटा 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये पॉइंट और ये वाला जो दूसरा एंड है ये एंगल बनाता है थीटा 1। तो मुझे थीटा 2 और थीटा 1 के हिसाब से मुझे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से एक्स पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया जो एक रिंग बनेगा, क्योंकि इसमें जो करंट मूव कर रहे हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं। तो जो भी अगर आप यहाँ पर जाके एलिमेंट कट करते हो तो उस एलिमेंट को अगर अलग से देखोगे तो वो रिंग्स नज़र आएंगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कट किया डी एक्स का। तो मैंने इसको यहाँ शो किया कि इसी डायग्राम को यहाँ शो कर रहे हैं, पी पॉइंट से एक्स पे जाके मैंने एक एलिमेंट कट किया जिसकी विड्थ कितनी है डी एक्स। ये जो एलिमेंट है ये क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा, ठीक है। दिस इज़ एलिमेंट्री रिंग, ठीक है। ये जो रिंग बनेगा इस रिंग का जो रेडियस है वो आर ही रहेगा, एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस, ये जो रिंग बनेगी इसका थिकनेस कितना हो गया डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये जो सोलेनोइड है इसके लिए लेंथ और रेडियस डिफाइंड है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी डिफाइंड है। तो हम बात करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की। तो इसमें अगर हम ऐसे लिखें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन विल बी कैपिटल एन डिवाइड बाय एल, जिसमें एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। ठीक, अब मैंने देखो इसको ऐसे रिंग में क्यों बांटा है, क्योंकि जैसे इसको जब कट करोगे तो ये रिंग बनेगा। अब रिंग के वजह से एक्सियल पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है। हमने लास्ट टाइम पे सीखा था कि एक जो रिंग है, जैसे मान लेते हैं कि ये रिंग है, रिंग से यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग फॉर एन टर्न्स इज μ0I/2r इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्न की वजह से आता है। अगर इस रिंग में एन टर्न्स है तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले सीखी हुई है। अब इसी चीज़ का यूज़ करेंगे हम आगे, क्योंकि हमारा जो भी एलिमेंट बनता है वो क्या बनता है, रिंग बनता है, और रिंग के सेंटर पे नहीं, एक्सियल पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो सबसे पहले इसमें ये पता लगाना होगा कि जो रिंग जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं, क्योंकि हमें एन चाहिए होगा। तो इस रिंग का थिकनेस कितना हो गया, डी एक्स हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये हमें क्या कहता है कि पर यूनिट लेंथ पे एन टर्न्स हैं, ठीक है, कि अगर एल लेंथ में एन टर्न्स हैं तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, n/l हो जाएंगे। तो डी एक्स थिकनेस में कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट्री रिंग n प्राइम विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ जो भी ये थिकनेस आएगा डी एक्स। तो n डी एक्स, एन का मतलब हो गया क्या, हो गया कैपिटल N/L। तो इसको हम लिख सकते हैं N/L
डी एक्स। तो जो भी ये रिंग बनेगी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन बाई एल डी एक्स। अब हम क्या करते हैं कि इस रिंग के वजह से एक्सियल पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग। तो इस रिंग के वजह से इस पी पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डी बी, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना बनेगा, ये जो रिंग है इसमें करंट कितना मूव करेगा, आई मूव करेगा। तो म्यू नॉट आई, रिंग का रेडियस आर ही है, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r इंटू आर क्यूब बाय आर स्क्र प्लस रिंग से ये वाला पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे एक्स स्क्र की पावर 3/2 इंटू एन प्राइम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। एन प्राइम को हम लिखेंगे एन बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें कि जैसे ये वाला एलिमेंट यहाँ कट हुआ तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इस एलिमेंट को चेंज कर देंगे, यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ पर अगर एलिमेंट कट करेंगे तो यहाँ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को हर छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। लेकिन इसमें देखो वेरिएबल्स क्या क्या होंगे। अगर अभी जब रिंग यहाँ कट किया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है और ये जो एंगल बनेगा थीटा है कि पी पॉइंट से रिंग का ये वाला पॉइंट एंगल बनाता है थीटा और जो सेकंड वाला जो एज है वो एंगल बनाता है डी थीटा। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट कट किया है कि ये वाला जो फर्स्ट फेज है, जो फर्स्ट पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगल थीटा बनाएगा और सेकंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगल डी थीटा प्लस डी थीटा। तो जो ये छोटा सा एंगल बनेगा ये हो जाएगा डी थीटा। तो जैसे जैसे इसके अंदर मैं इस एलिमेंट को चेंज करता जाऊंगा एक्स चेंज होता जाएगा। तो इसको या तो एक्स के अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हो या एक्स को हम थीटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो ये पॉइंट पी है थीटा 1 और थीटा 2 में हमें आंसर निकालना है। तो हमें इंटीग्रेशन भी किस पे करना होगा, थीटा के अंदर करना होगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि पहले एक्स को कन्वर्ट करते हैं थीटा में। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें अगर देखो, ये हो गया आर, ये हो गया एक्स और ये एंगल हो गया थीटा। तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा लिखूँ तो टेन थीटा कैसे लिखा जाएगा, एक्स बाय आर। तो एक्स लिखा जाएगा आर टेन थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स विल बी आर टेन थीटा। तो मुझे डी एक्स चाहिए तो मैंने इसको ऐसे लिखा, डी एक्स विल बी आर, ये तो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स तो आ गया थीटा के टर्म में और इंटू में डी थीटा। अब देखो एक्स को मैंने रखा है आर टेन थीटा, तो ये वाला पैरामीटर देखो कितना हो जाएगा कि ये आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र विल बी आर स्क्र प्लस एक्स को रखेंगे आर टेन थीटा, आर स्क्र टेन स्क्र थीटा। तो यहाँ से क्या होगा कि आर स्क्र कॉमन ले लेंगे, वन प्लस टेन स्क्र थीटा, वन प्लस टेन स्क्र थीटा होता है सीकेंड स्क्र थीटा। तो आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र को हम लिख सकते हैं आर स्क्र सीकेंड स्क्र थीटा। तो ये वाले जितना भी पैरामीटर है, ये वाले जितने भी हमारे पास क्वांटिटी आई है उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो डी बी आ जाएगा वो होगा डी बी विल बी म्यू नॉट आई बाय, एक आर से एक आर भी कट गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये एल है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आर स्क्र बचेगा और ये एन भी यहीं आ जाएगा, ये हो गया ऊपर वाला टर्म। ठीक है, तो ऊपर जो डी एक्स हुआ, डी एक्स की जगह हमने लिखा आर सीकेंड स्क्र थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा आर सीकेंड स्क्र थीटा डी थीटा और ये इसकी जगह लिखेंगे आर स्क्र सीकेंड स्क्र थीटा। तो ये हो जाएगा आर स्क्र सीकेंड स्क्र थीटा की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको अगर काट दें, तो इसको अगर सोल्व करें तो ये कुछ इतना आएगा, म्यू नॉट आई, ये देखो आर स्क्र की पावर 3/2, तो इससे ये कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा, आर स्क्र आर, तो आर क्यूब नीचे भी आर क्यूब, तो आर क्यूब कट हो गए, तो आर तो यहाँ से कट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई 2, ये एल बच जाएगा। यहाँ कितना आएगा, ये आएगा
सीकेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा ये सीकेंट क्यूब थीटा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, नीचे बचेगा सीकेंट थीटा। चलो इसको लिख लेते हैं, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा सीकेंट क्यूब थीटा और ये डी थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट क्यूब थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा कट जाएगा, नीचे बचेगा सीकेंट थीटा, वो ऊपर जाएगा तो वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई 2l कॉस थीटा डी थीटा। अब मैं क्या करूँगा कि मेरा जो भी टर्म है सब थीटा के टर्म में आ गया है, मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम जो लिखेंगे बी, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डी बी पे। अब जब डी बी को इंटीग्रेट करेंगे, डी बी को हम लिखेंगे इंटीग्रल म्यू नॉट आई एन बाय 2l कॉस थीटा डी थीटा। अब जो हमने थीटा लिया था, थीटा हमने कहाँ से मेज़र किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस वाले डायरेक्शन में। तो अगर एलिमेंट को हम यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे तो थीटा इधर आएगा, तो थीटा जो डायरेक्शन हमने देखा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से आएगा, एक तो ये वाला लिमिट आएगा नेगेटिव, ये वाला लिमिट आएगा पॉजिटिव। तो इस तरफ अगर एलिमेंट कट करेंगे तो लिमिट आएगा -θ2, और इधर एलिमेंट कट करेंगे तो +θ1। तो जो लिमिट जाएगा वो -θ2 से θ1 हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें जो भी लिमिट है वो कितना है, -θ2 से θ1। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी ऑन द एक्सिस विल बी म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2l। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट -θ2 टू θ1। बी विल बी म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2l इंटू साइन θ1 माइनस साइन -θ2। इससे देखो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आ जाएगा, बी नेट विल बी म्यू नॉट एन बाई एल को मैं स्मॉल एन बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन आई बाई 2 साइन θ1, साइन -θ2 माइनस ऑफ साइन θ2, तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया ये θ2। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ फाइनाइट सोलेनॉइड, जिसमें हमने n बाई एल को क्या बोला है, स्मॉल n विल बी n बाई एल। ठीक है, तो ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, फॉर्मूला इसमें ये हो गया, जिसमें n को क्या बोला, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, i का मतलब करंट, θ1 और θ2 एंगल्स हो गए। ठीक है, तो इसको अगर जनरलाइज करें तो ये कुछ ऐसे है कि हमारे पास सोलेनॉइड कुछ ये होगा, ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया। तो हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लेट से ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये वाला हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट ने एक एंड से एंगल बनाया θ1 और एक एंड से एंगल बनाया इसने θ2। ठीक है, तो θ1 θ2 के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि सबसे पहली बात तो जो θ1 θ2 है वो अभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेज़र किया गया है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर r है रेडियस, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो θ1 एंड θ2 आर मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से मेज़र किया गया है।
उसके बाद जो थीटा वन थीटा टू अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे, थीटा वन एंड थीटा टू इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा वन को भी हम पॉजिटिव लेंगे और थीटा टू को भी पॉजिटिव लेंगे, थीटा वन पॉजिटिव, थीटा टू पॉजिटिव। अगर थीटा वन और थीटा टू अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में हो गए, इफ़ थीटा वन एंड थीटा टू आर इन सेम डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, एक एंगल को पॉजिटिव ले लेंगे और एक एंगल को नेगेटिव ले लेंगे। तो हम इससे क्या करते हैं, इससे तो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो हम बड़े वाले एंगल को पॉजिटिव ले लेंगे, तो थीटा वन लेट से बड़ा वाला एंगल होगा तो इसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया और थीटा टू को हम नेगेटिव बोल देंगे। तो हम डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से और मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। इसमें देखो हमने मैग्नीट्यूड इससे निकाल लिया, थीटा वन थीटा टू को जज कर लिया। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। तो डायरेक्शन क्या होगा, किस एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, करंट अगर ऐसे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो अलोंग द एक्सिस होगा। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं इस वाले फॉर्मूले के ऊपर। तो देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता चल गया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है कि एक ये सोलेनोइड है, इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है, डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर। तो इसमें जो करंट है वो ऐसे मूव कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन दिया हुआ है, करंट आई मूव कर रहा है। तो हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये जो पी पॉइंट है, एक पॉइंट से ये वाला एंगल बनाता है 60 डिग्री, दूसरा एंगल बनाता है 45 डिग्री। तो इसमें फॉर्मूला यही यूज़ करना है। बट इसमें जो थीटा वन थीटा टू है वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर होते हैं, जबकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो ये जो एंगल दिए हुए हैं ये एक्सिस से दिए हुए हैं, तो इसको कन्वर्ट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। तो ये ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखो हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दोनों एंगल मेजर किए जाते हैं। दोनों एंगल अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव लेंगे। तो इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो मतलब दोनों एंगल पॉजिटिव है। तो मैं इसमें थीटा वन को मैंने बोल दिया 30 डिग्री है और थीटा टू कितना कह दिया, 45 डिग्री है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो इसको रख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन 30 हाफ और साइन 45 1/√2। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। और अगर मुझे इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो कर्ल किया हमने फिंगर को ऐसे, तो डायरेक्शन कैसा है मैग्नेटिक फील्ड का, इधर आया। तो डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। तो मैं ये बोल सकता हूँ टुवर्ड्स राइट, कि जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट की तरफ आएगी पी पॉइंट पे। तो ये इसमें बस ये सीखना था कि जो एंगल है वो एक्सिस से देते हैं तो पहले उसको कन्वर्ट करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, फिर ये जज करो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये जो पॉइंट है ये ज़रूरी नहीं है कि ये सोलेनोइड के अंदर ही लाई करे, ये सोलेनोइड के बाहर भी लाई कर सकता है। बट हाँ, जो पी पॉइंट है वो लाई करना चाहिए एक्सिस के ऊपर। तो ठीक है, तो हमने जो सेकंड क्वेश्चन बनाया उसमें क्या है कि ये जो पी पॉइंट है सोलेनोइड के बाहर लाई करता है। इसमें क्या है कि ये एक्सिस से ये वाला जो एंगल है, ये जो छोटा सा एंगल है, कि ये एक्सिस से ये पॉइंट कितना एंगल बनाता है, 120 डिग्री बनाता है। और इसी एक्सिस से ये वाला पॉइंट ये 150 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमें जो एंगल दिए गए हैं एक्सिस से दिए गए हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नहीं दिए गए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट भी हमें लिखना है इस वाले फॉर्मूले में। तो इसको कन्वर्ट करना है पहले थीटा वन थीटा टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, देखो ये पूरा एंगल हो गया 120 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, ऐसे ही ये पूरा एंगल हो गया 150 डिग्री। तो यहाँ ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा
60 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक एंगल बनता है 30 डिग्री, दूसरा एंगल बनता है 60 डिग्री। अब ये दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में, तो एक एंगल को पॉजिटिव बोल दो, दूसरे को नेगेटिव बोल दो। तो बड़े वाले एंगल को हमेशा पॉजिटिव बोल सकते हो। तो जैसे ये वाला एंगल हम थीटा 2 मानते हैं, तो चलो हमने थीटा 2 को कैसा बोल दिया, थीटा 2 को हमने बोल दिया 60 डिग्री। तो थीटा 1 को हमने कह दिया -30 डिग्री। तो अब सेम डायरेक्शन में है, तो एक एंगल पॉजिटिव हो गया, एक एंगल नेगेटिव। अब थीटा 1 थीटा 2 आप किसी को भी बोल सकते हो, कि चाहिए इसको मैं थीटा 1 बोल देता, इसको मैं थीटा 2 बोल देता, एक ही बात है। बस एक एंगल पॉजिटिव होगा और एक एंगल नेगेटिव होगा, तो बड़े वाले एंगल को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ताकि इससे हम क्या निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हम राइट एंड थंब रूल से निकालते हैं। तो देखो इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी μ0 Ni/2 साइन थीटा 1 तो हो गया -30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब साइन -30 माइनस साइन 30 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा -12 प्लस साइन 60 हो जाएगा √3/2, और ये हो गया μ0 Ni/2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हमने पता लगा दिया, इतना है। इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है करंट ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और यहाँ पे करंट आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आया। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है टुवार्ड्स लेफ्ट, टुवार्ड्स लेफ्ट। तो ठीक है, हमने अंदर वाले पॉइंट के लिए भी क्वेश्चन कर लिया और बाहर वाले पॉइंट के लिए भी क्वेश्चन कर लिया। तो अभी तक हमने बात की थी फाइनाइट सोलेनोइड की। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सोलेनोइड, मतलब ऐसा सोलेनोइड जिसमें जो लेंथ होगा वो इनफाइनाइट है, कि मतलब इस तरफ भी सोलेनोइड खत्म नहीं हो रहा, इस तरफ भी सोलेनोइड खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सोलेनोइड बोलते हैं। ठीक, तो इनफाइनाइट सोलेनोइड में देखो होता क्या है, कि जो ये वाला पॉइंट है पी, इस ये वाला पॉइंट, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा जिसका रेडियस आर हो गया। अब ये वाला पॉइंट, ये जो सोलेनोइड का जो लेंथ है वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना एंगल बनाएगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो एंगल बनेगा ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी, इसके जो दूसरी तरफ इनफाइनाइट लेंथ है, वहाँ से जो एंगल बनाएगा ये भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो इस केस में फॉर्मूला तो वही है, तो इस केस में भी जो दोनों एंगल है वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एंगल पॉजिटिव है। तो इस केस में थीटा 1 कितना हो गया है, 90 डिग्री, और थीटा 2 भी कितना हो गया है, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा इनसाइड, कितना आ गया, μ0 Ni/2 साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन 90 कितना हो गया, 1 साइन 90 1, 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट सोलेनोइड वो कितना आ गया, μ0 Ni आ गया। इसमें μ0 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, और I भी कांस्टेंट है। अगर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तब भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही रहेगा, कि अगर ये वाला पॉइंट इधर रह गया तब भी ये जो रहेगा, ये इसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तब भी दोनों एंगल 90-90 बनेंगे। अच्छा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने किस पे निकाला है, ये एक्सिस पे निकाला है। अगर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा इस पॉइंट से नीचे हो जाएगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही रहेगा, क्योंकि अगर ये लेंथ इनफाइनाइट है और ये रेडियस कुछ फाइनाइट रेडियस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा फाइनाइट है और ये वाला लेंथ इनफाइनाइट है, तो अगर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया, तो इससे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एवरीवेयर ऑफ द इनफाइनाइट सोलेनोइड इज़ μ0 Ni। ठीक है, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर इनसाइड इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो अगर सोलेनोइड इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, μ0 Ni। अब इनफाइनाइट होने का मतलब देखो क्या होता है, कि इसका लेंथ इनफाइनाइट होना ही इसको इनफाइनाइट नहीं बोलते। इनफाइनाइट टर्म डिफाइन किया गया कि रेडियस के मुकाबले लेंथ कितना है, या लेंथ के मुकाबले रेडियस कितना है।
अगर इनफाइनाइट सोलेनोइड हम उसको भी बोल सकते हैं जब कि ये जो आर है, आर इज़ वेरी 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 लेस देन लेंथ ऑफ सोलेनोइड, मतलब ये वाला रेडियस इस लेंथ के मुकाबले बहुत बहुत छोटा होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला पॉइंट ऐसे फील करेगा कि ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों एजेस इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। अगर मैं ये बोल देता हूँ कि आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 1 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के मुकाबले 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये 1 किलोमीटर का जो सोलेनोइड होगा ये एक इनफाइनाइट सोलेनोइड की तरह ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से, आर के हिसाब से लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही बोल सकते हैं अगर ये जो आर हो गया ये 0.01 मीटर हो गया, या ये बोल सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर के मुकाबले 100 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है, तो ये जो होगा 1 सेंटीमीटर रेडियस और 100 सेंटीमीटर लेंथ वाला सोलेनोइड भी इनफाइनाइट सोलेनोइड ही होगा। इनफाइनाइट सोलेनोइड को और भी नाम दिए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको लॉन्ग सोलेनोइड भी बोलते हैं, और जनरली इसको आइडियल सोलेनोइड भी बोलते हैं। आइडियल सोलेनोइड, चाहे आइडियल सोलेनोइड बोलें, चाहे लॉन्ग सोलेनोइड बोले, चाहे इनफाइनाइट सोलेनोइड बोलें। इनफाइनाइट सोलेनोइड अगर डायरेक्ट नहीं बोलेगा तो ऐसे ही आपको डेटा दे देगा जिसमें जो रेडियस होगा लेंथ से बहुत बहुत छोटा होगा, तो वो कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइट सोलेनोइड होगा। और इनफाइनाइट सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। चाहे एक्सिस पे निकालो, एक्सिस से ऊपर या एक्सिस से नीचे, कहीं पर भी निकालो, जब तक ये वाला पॉइंट सोलेनोइड के अंदर है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, और ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इनफाइनाइट सोलेनोइड इज कांस्टेंट। तो आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, वो कांस्टेंट भी हो गया। अगर मैं इस सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ, कि जैसे ये सोलेनोइड हो गया, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो देखो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, कि अगर हम इसको देखें, हम ये वाला डायग्राम देखते हैं, देखो अगर लेट से ये वाला जो सोलेनोइड है वो इनफाइनाइट हो गया, तो अगर इसको देखें तो देखो अगर ये लेट से, अगर ये इनफाइनाइट सोलेनोइड है कि जिसमें ये वाला डिस्टेंस इस लेंथ के मुकाबले बहुत छोटा है, तो अगर ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा, तो ये जो पॉइंट होंगे बहुत पास पास होंगे, ये वाला जो एज, ये वाला जो होगा करंट वाला सेक्शन होगा, और ये डॉट वाला जो करंट वाला सेक्शन होगा बहुत पास पास होंगे। ठीक है, तो डॉट वाले ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई है, ऐसे लेफ़्ट में। तो अगर ये वाले दोनों सेक्शन बहुत पास हैं, तो इसका देखो, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है राइट में, तो इसका जो राइट वाला मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो लेफ़्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास एक दूसरे के साथ बहुत पास पास होंगे या ऑलमोस्ट ओवरलैप करेंगे, तो इसका, इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ़्ट में और इसका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है राइट में, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ बाहर इस वाले पॉइंट पे इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे यहाँ पर भी इस वाले वायर का ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर का ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनफाइनाइट सोलेनोइड के, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, और इनसाइड द सोलेनोइड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। तो ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द आइडियल सोलेनोइड इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो हम कैसा मानते हैं इसको, ज़ीरो ही मानते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम ऐसे लिखें कि जब तक ये वाला जो पॉइंट है वो एज पे नहीं है, एज के इधर है, तो ये जो पॉइंट जब तक सोलेनोइड के अंदर है, एज पे नहीं आया है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट बिल्कुल एज पे आ जाए, ठीक है, ये इसका एज कहलाता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके एज पे आ जाए, तो देखो ये पॉइंट इस एंड से एंगल बनाएगा 0 डिग्री, और ये पॉइंट दूसरे एंगल्स, दूसरे एंड से एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में जो थीटा 2 हो गया वो 0 डिग्री हो गया, और जो थीटा 1 हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तो देखो जो फॉर्मूला लगाएंगे, बी एट एज विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 मतलब साइन 90 प्लस साइन थीटा 2 मतलब साइन 0। तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 1 + 0 1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एज कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो मतलब जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है एज पे उसका आधा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर लेट से अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा 10 टेस्ला, तो एज पे मैग्नेटिक फील्ड होगा 5 टेस्ला।
तो एज पे आते ही मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, एज पे उसका आधा हो गया म्यू नॉट एन आई बाई टू, और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो आइडियल सोलेनोइड के हर पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड एट द एज ऑफ आइडियल सोलेनोइड बी एज इज म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनता है इसमें। तो हम ठीक है ग्राफ बनाते हैं कि अगर आइडियल सोलेनोइड है, ठीक है, आइडियल सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसे बनती है कि लेट्स से कि एक आइडियल सोलेनोइड है जिसका लेंथ एल है और रेडियस बहुत ही छोटा है। तो जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है वो हमेशा कितनी आती है, म्यू नॉट एन आई आती है। तो एक्सिस पे हो या एक्सिस के ऊपर नीचे कहीं पर भी हो, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। तो अगर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वैसे है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन्स जा रही हैं ये। और एजिस के ऊपर, एज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है, और एज के बाहर हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा बेंड होने लगता है। ठीक है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। कि जो इनसाइड दी रीजन है, इनसाइड दी सोलेनोइड है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी एकदम पैरेलल और स्ट्रेट लाइंस बनेगी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज़ कांस्टेंट। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो बी वर्सेस एक्स, तो यहाँ से ये वाला सेंटर हो गया, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस हो गया प्लस एल बाई टू, और ये वाला डिस्टेंस हो गया माइनस एल बाई टू। तो देखो, अगर मैं बिल्कुल सेंटर की बात करूँ, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। सेंटर से इधर चलते जाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई ही रहेगा। कब तक, एल बाई टू से जब तक अंदर वाले पॉइंट पर रहते हो। एग्जैक्ट एल बाई टू पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, एज पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का हाफ होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी जब पीछे की तरफ चलते रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, म्यू नॉट एन आई ही रहेगा। जैसे ही एज पे आओगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया हाफ, और फिर ये कम होता हुआ चल जाता है। तो एक्चुअली ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि एल बाई टू तक चलते चलते जाओगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जैसे ही एल बाई टू पे आओगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा, और देन इन्फिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। ऐसे यहाँ पर भी ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट आ गया म्यू नॉट एन आई, ये जो मैग्नीट्यूड आया ये लगभग आया म्यू नॉट एन आई, और ये जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एज के ऊपर, एग्जैक्ट एज के ऊपर जो मैग्नीट्यूड हो जाता है वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू। ठीक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एच से लेकर एच तक चलते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई एग्जैक्ट एच के ऊपर म्यू नॉट एन आई बाई टू, और इन्फिनिटी पॉइंट्स पे कितना हो गया, ज़ीरो। तो ग्राफ हो गया आइडियल सोलेनोइड का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनोइड।